हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ कर्मचारी चयन आयोग, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, रेलवे, डीएसएसएसबी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस विषय से संबंधित अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग 1857 के विद्रोह का एक समग्र अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 1857 के विद्रोह का एक परिचय प्राप्त करें। वैसे तो आप सबों को पता होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया तथा 11 मई को ये दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर जो था वह अंतिम मुगल सम्राट था और इस प्रकार विद्रोह की शुरुआत हो गई। 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया। धीरे धीरे यह विद्रोह देश के विभिन्न भागों में फैल गया। इस विद्रोह में विभिन्न रियासतों ने भी भाग लिया। अवध एवं पश्चिमी बिहार में आम जनता ने भी इसमें भागीदारी दी। इस विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे उनमें मेरठ तथा दिल्ली के अतिरिक्त लखनऊ, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम जो है सो प्रयागराज है, कानपुर, झांसी, बरेली, ग्वालियर, बिहार का जगदीशपुर, राजस्थान का नासिराबाद, ये कुछ प्रमुख केंद्र थे 1857 के विद्रोह के। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षाओं में या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उसमें विद्रोह के स्वरूप को लेकर के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि 1857 का विद्रोह जो था वह प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। हालांकि इसके स्वरूप को लेकर के कई विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। जैसे अधिकांश विद्वानों की राय है, इतिहासकारों की राय है कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह मात्र था। इसमें कुछ प्रमुख अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनमें सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले, मॉरिसन, ट्रेवेलियन, टी.आर. होम्स, इन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा है। कुछ समकालीन भारतीय भी थे जैसे कि मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन जो उस समय दिल्ली में थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय बरेली में थे और सर सैयद अहमद खान जो बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे। तो इन समकालीन भारतीयों ने भी 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मात्र बताया है। इसके अतिरिक्त L.E.R. रीच, इन्होंने ईसाई धर्म के विरुद्ध 1857 के विद्रोह को एक धर्म युद्ध के रूप में देखा है। टी.आर. होम्स ने बर्बरता एवं सभ्यता के विरुद्ध युद्ध कहा है। इसी प्रकार जेम्स आउट्रम और W. टेलर, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है 1857 के विद्रोह की। इसी प्रकार बेंजामिन डिज़रेली जो ब्रिटेन के उदारवादी दल के नेता थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रवादी विद्रोह कहा है। अशोक मेहता हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में 1857 के विद्रोह को स्वाधीनता संघर्ष बताया है। इसी प्रकार वीर सावरकर ने भी अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बताया है। तो इस प्रकार
इसे राष्ट्रवादी विद्रोह की संज्ञा भी दी गई है। इसी प्रकार एक मिस्टर के हैं, इन्होंने इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया के रूप में देखा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर आर.सी. मजुमदार का है, जो इतिहासकार हैं। इनका स्टेटमेंट है कि तथाकथित 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम संग्राम जो था, न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। मुख्य परीक्षाओं में अक्सर इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के संबंध में ये 3 प्रमुख तथ्य आप याद रख लें। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विस्कॉन्ट पाल्मस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे भारत में वो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग थे, और जो ब्रिटेन की जो उस समय महारानी थी वो महारानी विक्टोरिया थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1857 के विद्रोह का आरंभ एवं प्रसार पर एक नज़र डालते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ छावनी के सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुई। इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले की। 11 मई 1857 को जो मेरठ के सैनिक विद्रोही थे वे दिल्ली पहुंचे तथा बहादुर शाह जफर को उन्होंने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। 12 मई 1857 को दिल्ली में शस्त्रागार पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। शस्त्रागार का जो रक्षक था वह लेफ्टिनेंट विलोवी था, जो परास्त हुआ और दिल्ली पर विद्रोहियों का पूर्ण कब्जा हो गया। तो लेफ्टिनेंट विलोवी जो था वह दिल्ली शस्त्रागार का रक्षक था। यह भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। शीघ्र ही यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बनारस, बरेली, जगदीशपुर, नासिराबाद में फैल गया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर हडसन ने पुनः अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला जो अंग्रेज सेनापति था वो हडसन था। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और एक पोता जो था अबू बख्त को हडसन ने धोखे से गोली मार दी थी। आगे बढ़ें। और बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से, जहां उसने शरण ले रखी थी, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा इसकी पत्नी जो थी जीनत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया, जो बर्मा में। बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में 7 नवंबर 1862 को हो गई। तो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ें। अब कानपुर में 5 जून को कानपुर में विद्रोह हुआ। यहाँ अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया कानपुर में। इनके सेनापति थे तात्या टोपे। इन्होंने नाना साहब की काफ़ी सहायता की। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, अर्थात गोद लिए हुए पुत्र थे। अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी नहीं माना और इनका पेंशन बंद कर दिया था। अब नाना साहब पूना से निर्वासित होकर के कानपुर में रह रहे थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि नाना साहब विद्रोह में तब शामिल हुए जब लंदन में अजीमुल्ला खान उनके लिए बाजीराव द्वितीय का पेंशन अंग्रेजों से प्राप्त करने में विफल हो गए। अर्थात जब अजीमुल्ला खान जो नाना साहब के पेंशन की पैरवी के लिए लंदन गए थे और अंग्रेजों ने उनके पेंशन को की स्वीकृति नहीं दी, तब अंत में विवश होकर के नाना साहब विद्रोह में शामिल हुए थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें। कानपुर में 27 जून को कानपुर छावनी का कमांडर था सर व्हीलर।
इसने आत्मसमर्पण कर दिया और कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। पुनः 6 सितंबर 1857 को कॉलिन कैंपवेल ने तात्या टोपे को परास्त कर कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे वहां से झांसी भाग गए और लक्ष्मीबाई से मिल गए। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि बीबी घर की घटना कानपुर में हुई थी, जिसमें विद्रोहियों ने 16 जुलाई 1857 को कुछ अंग्रेज स्त्रियों एवं बच्चों को जला करके मार डाला था। कर्नल नील ने बर्बरतापूर्वक नागरिकों से इसका बदला लिया था। तो बीबी घर की घटना 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में घटित हुई थी। कानपुर के पराजय के बाद नाना साहब नेपाल भाग गए थे। नवंबर 1857 में जनरल विंडहम को विद्रोहियों ने कानपुर के समीप परास्त किया था। आगे बढ़ें। ये कानपुर का बीबी घर है, जहां पर अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को विद्रोहियों ने जला करके मार डाला था। आगे बढ़ते हैं। जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ, जिसकी कमान राजा गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि अंग्रेजों ने गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को शासक मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप ये समझें कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को बार बार आश्वासन दिया था कि यदि उनके राज्य से अंग्रेज कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो अंग्रेजों को भी उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई का प्रस्ताव ठुकरा करके झांसी को हड़पने का प्रस्ताव पारित कर दिया, तभी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। इस तथ्य की चर्चा भी आगे की जाएगी। अंततः जनरल ह्यूरोज ने 3 अप्रैल 1858 को झांसी के किले पर अधिकार कर लिया और रानी किला छोड़ करके कालपी चली गई। 22 मई 1858 को कालपी पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर चले गए। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, जब कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो तात्या टोपे ग्वालियर चले गए लक्ष्मीबाई से मिल करके, और वहां जा करके ग्वालियर में लक्ष्मीबाई के साथ मिल करके तात्या टोपे ने विद्रोह प्रारंभ किया। कानपुर के पराजय के बाद तात्या टोपे भी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे और दोनों ने ग्वालियर में विद्रोह का पताका फहराया। ग्वालियर का शासक जो था दौलत राव सिंधिया, यह अंग्रेजों का राजभक्त था। रानी के आक्रमण पर भाग करके वह आगरा चला गया। 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर में रानी को परास्त किया और यहीं पर ग्वालियर में रानी जो है वीर गति को प्राप्त हुई। जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के यह स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तात्या टोपे वहां से भी बच निकले, लेकिन अप्रैल 1859 में सिंधिया के एक सामंत ने उसे पकड़ करके अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। आगे बढ़ें। अब बिहार में हम देखें तो बिहार में सबसे पहले विद्रोह दानापुर छावनी जो था सैनिकों का, तो दानापुर छावनी के सैनिकों ने किया था। बाद में सैनिकों के आग्रह पर कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। ये जो कुंवर सिंह थे वो बिहार में आरा के निकट जगदीशपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। वे अपनी जमींदारी का प्रबंधन अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, लेकिन इसमें वे विफल हो गए। अंग्रेजों की नीतियों से वे दिवालिया होने लगे, अतः उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में विद्रोह कर दिया था। कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह और इनके सेनापति थे हरे कृष्ण सिंह। इन्होंने भी विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। कुंवर सिंह के विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वह शाहाबाद था
और आजमगढ़ था। जगदीशपुर के विद्रोह को विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दबाया था। आगे बढ़ें। 21 अप्रैल 1858 को शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते समय कुंवर सिंह पर डगलस की फौज ने गोली चलाई, जो उनके हाथ में लगी। कुंवर सिंह ने पूरे शरीर में जहर फैलने के डर से अपनी वह हाथ काट दी थी। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था 1857 के विद्रोह के समय। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। अब लखनऊ में विद्रोह का आरंभ और प्रसार देखें तो लखनऊ में जो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी बेगम ने, जो बेगम थी हजरत महल, इन्होंने बिजरिस कदर को नवाब घोषित करके विद्रोह का प्रारंभ किया। लखनऊ में जो विद्रोह हुआ इसमें हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेज सेनापति था वह मारा गया था। लखनऊ के पराजय के बाद बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई थी। तो 1857 के विद्रोह के जो दो नायक थे, एक नाना साहब और दूसरा बेगम हजरत महल, ये दोनों परास्त होकर के नेपाल भाग गए थे। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़े। अब 1857 के विद्रोह के जो अन्य प्रमुख केंद्र थे और जो उनके नेता थे उन पर एक नज़र डालते हैं। तो बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया था और बख्त खान जो था वह जो है सो बरेली में सैनिक विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह और मेरठ में कदम सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अजीमुल्ला ने फतेहपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह के ये अन्य कुछ प्रमुख केंद्र हैं और जो विद्रोही नेता हैं उनका ये विवरण दिया गया है, जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें। अब 1857 के विद्रोह को दबाने वाले प्रमुख सेनापति, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो दिल्ली का विद्रोह निकलसन एवं हडसन ने दबाया था और इस क्रम में निकलसन की मृत्यु हो गई थी। कानपुर और लखनऊ का जो विद्रोह था उसे हैवलॉक और कैंपवेल ने दबाया था। झांसी और ग्वालियर के विद्रोह को ह्यूरोज ने दबाया था। बनारस, इलाहाबाद, इन दो स्थानों का विद्रोह का जो है दमन कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील जो था वह बनारस के पेड़ों पर आम नागरिकों एवं बच्चों तक को फांसी पर लटका दिया था। जगदीशपुर जो बिहार का था, वहाँ के विद्रोह को, कुंवर सिंह के विद्रोह को विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने दबाया था। तो ये 1857 के विद्रोह को दबाने वाले कुछ प्रमुख सेनापतियों के नाम हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखें कि 1857 के विद्रोह को सुनियोजित बताने वाले इतिहासकारों के अनुसार नाना साहब 1857 के विद्रोह के मुख्य सूत्रधार थे। इन्होंने मुंशी अजीमुल्ला खान और रांगो बापू के साथ मिलकर के विद्रोह की योजना बनाई थी। मुंशी अजीमुल्ला खान और रांगो बापू को इसी प्रयोजन से लंदन भेजा गया था। तो यह मत उन इतिहासकारों का है जो 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अजीमुल्ला खान नाना साहब को बाजीराव द्वितीय का पेंशन दिलवाने की पैरवी हेतु लंदन गए थे और लौटते समय तुर्की गए थे। इस क्रम में
वे क्रीमिया में उमर पाशा से मिले थे। इसी प्रकार रांगो बापू को सतारा पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा गया था। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहली रियासत जो हड़पा था डलहौजी ने, वह सतारा था। तो सतारा को पुनः प्राप्त करने के लिए रांगो बापू को लंदन भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। यह ऐसा भी कहा जाता है कि विद्रोहियों ने विद्रोह का संदेश देने के लिए कमल के फूल और चपातियों का वितरण किया था। उत्तर प्रदेश का जो अवध प्रांत जिसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और पश्चिमी बिहार में सर्वसाधारण वर्ग के लोगों ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 1857 के विद्रोह के समय राजभक्त रही रियासतों में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन रियासतों में पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद ये कुछ प्रमुख रियासतें थीं जिन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। ग्वालियर के मंत्री थे सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री थे सालार जंग। इन्होंने अंग्रेजों की काफ़ी मदद की थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने या फिर अंग्रेज सेनापतियों ने इनकी काफ़ी प्रशंसा की है, सर दिनकर राव की और सालार जंग की। नई चर्बी के कारतूसों वाली जो एनफील्ड राइफल जो विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसका प्रशिक्षण कलकत्ता के दमदम और पंजाब के अम्बाला तथा सियालकोट में दिया जाना था। आगे बढ़ें। अब 1857 के विद्रोह से पहले होने वाले सैनिक विद्रोहों पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले 1806 में बेल्लोर में सैनिकों को तिलक लगाने और धार्मिक वस्त्र पहनने, मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी मूछ रखने पर रोक लगाई गई थी। इसके कारण 1806 में वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1824 में बैरकपुर छावनी के 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। तो धार्मिक कारणों से, क्योंकि उस समय समुद्र पार जाना, इससे भारतीयों की मान्यता थी कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट होता है। तो बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने 1824 में बर्मा जाने से इनकार किया, रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। 1844 में बंगाल के 4 रेजिमेंटों ने अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलने के कारण सिंध जाने से इनकार कर दिया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप देखें कि 1856 में कैनिंग ने एक अधिनियम लाया जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कहलाता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। यह कैनिंग के द्वारा 1856 में लाया गया था। तो इस एक्ट के कारण सैनिकों का असंतोष और भड़क गया, क्योंकि इसमें नए भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए आवश्यकता के समय कहीं भी जाकर सेवा करना अनिवार्य बनाया गया था इस अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ें। अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग और विद्रोह की शुरुआत, जो कि विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 1856 में ब्रिटिश सरकार के ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के निश्चय ने विद्रोह को भड़का दिया, क्योंकि अफवाह यह फैली कि इसके कारतूस, जिसके प्रयोग से पहले इसके ऊपरी आवरण को मुंह से छीलना होता था, उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली है, जिससे भारतीय सैनिकों के धर्म के भ्रष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तो एनफील्ड राइफल के प्रयोग ने विद्रोह को भड़का दिया और 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने इस राइफल के प्रयोग से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 में फिरोजपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही जो मंगल पांडे था, उसने अपने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी तथा सार्जेंट ह्यूरसन को गोली से घायल कर दिया।
बाद में उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। ये जो मंगल पांडे था वह बलिया का रहने वाला था। आगे बढ़ें। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के कारणों पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले सैनिक कारण देखते हैं। तो कुछ अंग्रेज इतिहासकार, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की, और कुछ समकालीन भारतीय नेता 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह मात्र मानते हैं। इनके अनुसार यह विद्रोह केवल सैनिकों तक ही सीमित रहा और इसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं था। सैनिक खराब सेवा शर्तों और कंपनी सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से असंतुष्ट थे, अतः सैनिकों ने विद्रोह किया। तो दोस्तों, यह सही है कि भारतीय सैनिकों के साथ सेना में काफ़ी भेदभाव होता था। भारतीय सैनिकों को सबसे ऊंचा पद जो प्राप्त हो सकता था वह सूबेदार का था, जिसका वेतन 60 रुपये मात्र था और उनके पदोन्नति की कोई संभावना नहीं थी। 1854 में भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा भी समाप्त कर दी गई थी। तत्कालीन भारतीय सैनिक परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं से भी ग्रसित थे। आंकड़ों के अनुसार बंगाल के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत से आते थे और इनमें से भी अधिकांश जो थे वो उच्च जाति के ब्राह्मण और राजपूत जातियों से थे। इनमें ऊंच नीच छुआछूत की भावना काफ़ी अधिक विद्यमान थी, जो ब्रिटिश सेना के समानता की नीति के अनुकूल नहीं थी। अतः भारतीय सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि भारतीय सैनिक समुद्र यात्रा से परहेज करते थे, क्योंकि इससे उनके धर्म के भ्रष्ट होने का खतरा था तथा उनके समाज में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता था। इस प्रकार भारतीय सैनिकों में काफ़ी असंतोष व्याप्त था और इस असंतोष की झलक 1857 के पूर्व होने वाले सैनिक विद्रोहों में भी दिखाई देती है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की है। 1856 की 2 प्रमुख घटनाओं ने भारतीय सैनिकों के असंतोष को और अधिक भड़का दिया। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पहले किया कि 1856 में कैनिंग के द्वारा जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया था, जिसके अनुसार नए भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए आवश्यकता के समय कहीं भी जाकर सेवा करना अनिवार्य बनाया गया था। और 1856 में ब्रिटिश सरकार के ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय, जिसमें कारतूस के प्रयोग से पहले इसके ऊपरी आवरण को मुंह से छीलना होता था और एक अफवाह के अनुसार इसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली थी। अतः भारतीय सैनिकों के धर्म के भ्रष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार इन 2 प्रमुख घटनाक्रमों ने सैनिकों के असंतोष को और अधिक भड़का दिया था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था केवल सैनिक विद्रोह मात्र नहीं था। यह विद्रोह सैनिकों के विद्रोह के रूप में अवश्य शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के रूप में बदल गया। जैसे देश के सभी भारतीय सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, पहली महत्वपूर्ण बात, तो इसे सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। अन्य क्षेत्रों के सैनिकों ने विद्रोह को दबाने में कंपनी सरकार की मदद की थी। दूसरा, देश के कई रियासतों ने भी इस संघर्ष में भाग लिया और विद्रोही सैनिकों के नेतृत्व प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का जो अवध प्रांत है, पश्चिमी बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आम जनता ने भी संघर्ष में भाग लिया था। इसे भी हमने देखा। विद्रोह के बाद सैनिकों के साथ साथ आम जनता को भी दोषी पाया गया था और उन्हें दंड दिया गया था। तो इस प्रकार 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह कहना सही नहीं है। दोस्तों, मुख्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस अध्ययन सामग्री के आधार पर आप अपना उत्तर
आसानी से दे सकते हैं। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण को देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि राजनीतिक भी थी। कंपनी सरकार भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसके अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति जो थी, सब्सिडरी अलायंस, इससे भारतीय रियासतों की विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया था और धीरे धीरे रियासतें अपनी संप्रभुता खोती जा रही थीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डलहौजी की विस्तारवादी व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंतर्गत पैतृक वारिस के अभाव में रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था। इसके अंतर्गत गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि डलहौजी साम्राज्य के अंदर साम्राज्य रखने के विरुद्ध था, अतः उसने बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी फखरुद्दीन को मान्यता तो प्रदान किया, लेकिन उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे। 1856 में फखरुद्दीन की मौत के बाद कैनिंग ने घोषणा की कि मुगल उत्तराधिकारियों को मुगल महल छोड़ना होगा और राजकीय उपाधियों को भी त्यागना होगा। इस प्रकार मुसलमानों में भी काफी असंतोष था। पांचवी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय रियासतों की सेनाओं के विघटित होने के कारण पिंडारी, ठग तथा कई अनियमित सैनिक जो कभी सेना के अंग हुआ करते थे, उन्होंने भी विद्रोह में भाग लिया। तो इस प्रकार 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि में राजनीतिक कारण भी अंतर्निहित थे, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया है। तो अगर इससे संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। अब हम लोग प्रशासनिक एवं आर्थिक कारणों पर एक नज़र डालते हैं। तो भारतीय रियासतों के विलय और अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीय नौकरशाह अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों से वंचित हो गया था। नई प्रशासनिक व्यवस्था में एक तरफ से तो अवसर की कमी थी और दूसरे इसमें भारतीयों की भागीदारी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं हो सकती थी। सेना में भारतीयों को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पद जो था वह सूबेदार का था, जबकि प्रशासन में सदर अमीन का पद था, जहां तक भारतीयों की नियुक्ति हो सकती थी। इसके ऊपर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी और भारतीयों के पदोन्नति की कोई संभावना भी नहीं थी। बंगाल के बाद जो नवीन क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए थे, वहां सरकार ने सीधे कृषकों से संबंध स्थापित कर लिए थे। रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है, तो कृषक एवं सरकार के बीच खूत, मुकद्दम, चौधरी, तालुकदार और वंशानुगत भूमिपति सदृश जो अन्य फसल सहभाजक थे और जो लगान वसूली व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उनके अधिकार समाप्त हो गए। इन्हें जो जागीरें मिली थी करमुक्त भूमि, उन जागीरों को जब्त कर लिया गया। बम्बई के इनाम कमीशन ने 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। इसी प्रकार अवध प्रांत में 25,500 ग्राम थे और इनमें से आधे ग्राम तालुकदारों से छीन लिए गए थे। अतः इन बेरोजगार वर्गों में भी काफ़ी असंतोष व्याप्त था और इन वंचित वर्गों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग एवं व्यापार का पतन हो गया था। हस्तशिल्प उद्योगों से मुक्त हुए कारीगरों, दस्तकारों ने कृषि क्षेत्र में अपनी आजीविका तलाशना शुरू कर दिया। इससे कृषि पर दबाव था। दूसरी तरफ उच्च लगान दरों से कृषक भी परेशान थे और उन्हें अपनी स्थिति से काफ़ी असंतोष था। 1857 से पूर्व होने वाले कृषक विद्रोहों में कृषकों का यह असंतोष दिखाई देता है। इस संबंध में
एक अध्ययन सामग्री मैं अलग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इन असंतुष्ट वर्गों ने 1857 के विद्रोह के सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि की थी। अब 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में जो सामाजिक और धार्मिक कारण अंतर्निहित थे उसको एक नज़र डालते हैं उस पर। तो ब्रिटिश अपनी नस्लीय एवं जातीय श्रेष्ठता की स्वपोषित भावना से ग्रसित थे, अर्थात वे स्वयं को नस्लीय और जातीय रूप से काफ़ी श्रेष्ठ मानते थे। वे हिंदुओं को बर्बर, असभ्य तथा मुसलमानों को कट्टरपंथी और बेईमान मानते थे। समय समय पर वे भारतीयों का अपमान भी करते रहते थे। भारतीयों का धार्मिक उत्पीड़न भी किया जाता था। भारत में अंग्रेजी राज्य की उत्तरजीविता को सुदृढ़ करने के लिए वे भारतीयों को एक सुनियोजित नीति के तहत ईसाई बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों के कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए भारत के सांस्कृतिक रूपांतरण का प्रयास किया जा रहा था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अध्यक्ष था मैंगल्स, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह भाषण दिया था कि दैवयोग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म का पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। तो इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर देखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह मैंगल्स का स्टेटमेंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम यह पारित किया गया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। तो इसके अनुसार धर्म परिवर्तन के कारण पैतृक संपत्ति से वंचित किए जाने का यह अधिनियम निषेध करता था। इस प्रकार धर्म परिवर्तन को कानूनन प्रोत्साहन दिया गया इस अधिनियम के द्वारा कि धर्म परिवर्तन करने पर भी किसी को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस अधिनियम से ईसाई बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था, प्रलोभन दिए जाते थे। तो इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक उत्पीड़न ने भारतीयों में असंतोष की भावना भर दिया और 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, एनफील्ड राइफलों का प्रयोग का जो निश्चय किया ब्रिटिश सरकार ने, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जो विद्रोह का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ था। आगे बढ़ें। अब 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों से संबंधित प्रश्न भी मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रमुख तथ्यों पर आइए एक नज़र डालते हैं। तो 1857 का विद्रोह सीमित क्षेत्र में और विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर ही हुआ। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिमी बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ही था। बम्बई और मद्रास की सेना विद्रोह में शामिल नहीं हुई, बल्कि विद्रोह दबाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संसाधनों के दृष्टिकोण से ब्रिटिश जो थे वो विद्रोहियों की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ थे। ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, जबकि विद्रोही अधिकांशतः तलवार भाले से ही युद्ध लड़ रहे थे। बम्बई एवं मद्रास के साथ साथ विदेशों से भी ब्रिटिश सैनिक सहायता के लिए आ गए। विद्युत तार व्यवस्था से ब्रिटिश विद्रोहियों की गतिविधियों से अवगत हो जाते थे, जबकि विद्रोहियों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो संसाधनों के दृष्टिकोण से भी जो ब्रिटिश थे वे विद्रोहियों की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति में थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि विद्रोह का स्वरूप कुछ हद तक सामंतवादी भी था। इन सामंतवादी तत्वों में से कुछ ने अपने निहित स्वार्थ के लिए विद्रोहियों का नेतृत्व किया और कुछ सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाई और विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे अवध, रुहेलखंड, जहाँ के जागीरों को अंग्रेजों ने जब्त किया था, तथा उत्तरी भारत के अनेक सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया,
जबकि जिंद, पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद ये राजभक्त बने रहे। सिंधिया के मंत्री दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग, इनकी प्रशंसा जो है सो अंग्रेज़ों ने काफ़ी किया है, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथी महत्वपूर्ण बात कि निसंदेह विद्रोही जो थे, विद्रोही नेता वीर थे, परंतु नेताओं में संगठन, रणनीति और मिलकर कार्य करने की क्षमता का अभाव था। दूसरी तरफ कंपनी सरकार को लॉरेंस, निकलसन, आउट्रम, हेवलॉक, एडवर्ड जैसे योग्य व्यक्तियों का सहयोग मिला। इसके अतिरिक्त विद्रोह की योजना भी सुनियोजित नहीं थी। विद्रोह स्वतः स्फूर्त रूप में शुरू हुआ। आनन फानन में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंप दिया गया, जो इसके लिए तैयार नहीं था। नाना साहब भी विद्रोह में तब शामिल हुए जब उनके पेंशन को चालू करवाने में अजमुल्ला खान विफल होकर के लंदन से वापस लौट आए। इसी प्रकार लक्ष्मीबाई भी विद्रोह में तब शामिल हुई जब झांसी के उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं दी गई। तो इस प्रकार विद्रोह की योजना जो थी वो सुनियोजित नहीं थी। तो इन कुछ प्रमुख कारणों से विद्रोह असफल हो गया। आगे बढ़ें। अब 1857 के विद्रोह के बाद जो परिवर्तन हुए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, उसके अनुसार भारत पर से कंपनी का शासन सदा के लिए समाप्त हो गया और सीधे भारत जो था वह ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गया। भारत के लिए एक नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। जो नियंत्रक बोर्ड था, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल जो था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव और उनकी 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय प्रशासन के बीच की कड़ी था। भारत का राज्य सचिव, भारत का गवर्नर जनरल जो था, अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना था। लेकिन भारत का प्रशासन उसी पुरानी नीतियों के अनुसार चलाए जाने का प्रस्ताव इस अधिनियम में था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भारत में क्षेत्रीय विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया गया। विक्टोरिया के घोषणा पत्र में जातीय, धार्मिक एवं नस्लीय भेदभाव की समाप्ति की घोषणा की गई थी और योग्यता के आधार पर सभी व्यक्तियों को ब्रिटिश सेवाओं और पदों के योग्य माना गया। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 1861 में भारतीय जानपद सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष लंदन में संस्रावित जानपद सेवा में भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान था। लेकिन जो इसकी प्रक्रिया थी या जो इसके नियम थे वो इस प्रकार बनाए गए थे कि भारतीय इसमें शामिल न हो सके और अंग्रेज ही इस सेवा में सफल हो सके, इन परीक्षाओं में सफल हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण परिवर्तन कि विद्रोह के लिए भारतीय सैन्य संगठन को प्रमुखता से उत्तरदायी मानते हुए इसका पुनर्गठन किया गया। सैन्य संगठन को 1857 से पहले भारतीय सैनिक 2,38,000 और यूरोपीय सैनिक 40,000 थे, जिसे अब भारतीय सैनिकों की संख्या घटा करके 1,40,000 और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा करके 65,000 कर दिया गया था। बंगाल में सेना का अनुपात 2:1 तथा मद्रास में 3:1 किया गया। सेना में सभी ऊंचे पद केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिए गए। अब दोस्तों, एक प्रश्न यह भी मुख्य परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्या 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था? तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो इंग्लैंड के उदारवादी दल के नेता
बेंजामिन डिज़रायली, अशोक मेहता, विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रवादी बताया है। परंतु प्रस्तुत संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देखें कि 1857 में भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। भारतीयों की पहचान बंगालियों, पंजाबियों, मराठियों, मद्रासियों के रूप में ही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विद्रोहियों का कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। सैनिकों द्वारा विवश किए जाने पर बहादुर शाह ने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि विद्रोही नेता किसी समान राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। जैसे नाना साहब अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, उनका पेंशन प्राप्त नहीं होने पर विद्रोह में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि वे अब अंग्रेजों से बात तभी करेंगे जब उनका पेंशन चालू हो जाएगा। इसी प्रकार लक्ष्मीबाई विद्रोह में शामिल होने से पूर्व तक अंग्रेजों से इस बात का सौदा करती रही कि झांसी पर उनके अधिकार को अंग्रेज मान्यता प्रदान कर देते हैं तो अंग्रेजों को झांसी की तरफ से कोई चुनौती नहीं मिलेगी और रानी तटस्थ रहेंगी। अवध एवं रुहेलखंड के जमींदार तालुकेदार अपने अपने सामंती अधिकारों की पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। इस प्रकार विद्रोही अपने अपने स्वार्थों के लिए विद्रोह में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार यह कहना कि 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप था वह राष्ट्रीय था, सही प्रतीत नहीं होता है। अवध एवं बिहार के शाहाबाद जिले को छोड़कर जनसाधारण वर्ग विद्रोह के प्रति उदासीन और तटस्थ रहा। इस प्रकार 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय मानना सही नहीं है। हालांकि विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक रहा और भविष्य में अंग्रेजी सत्ता के लिए यह चुनौती का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के से संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए मैंने यहाँ एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।